उसे कहेंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेलेक्ट है। इसका जनरल फॉर्मूला है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। किस लेवल में किसके घर से आवाज आ रहा है यार? n-1 d 0 to 1 to 10 ns 0 to 2। ये कॉम्पिटिशन समझ आया? ऐसा क्यों हुआ? देखिए डी ब्लॉक में 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। क्या देखा? डी ब्लॉक में 4 सीरीज है। पहला हम 3D सीरीज। 3D सीरीज में हमारा कौन कौन आता है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। समझ आया? ये है हमारा 3D। 4D सीरीज में गैस्ट्रियम, 5D में लेंथेनम और यहाँ FT। अब यहाँ ZR, HF, NB, TA, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, पैक्टीनियम, रुदेनियम और सिग्नम। इसके नीचे क्या है? RE। ये हमें नहीं पता। CBSE कैसा है? देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला है हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो स्कैंडियम का है, 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर। 3D सीरीज में 24 और 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये चेंज हो गया 4s1, 3d5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 4s2, 3d9। ये चेंज हो गया 4s1, 3d10। CBSE कहता है ज्यादा मत पढ़ो, 3D सीरीज पर लो हो गया। क्या कर रहा हो? 3D सीरीज पर लो हो गया। तो इसका क्या आएगा? 4s2, 3d1, 4s2, 3d2, 4s2, 3d3, 4s2, 3d4 change, 4s1, 3d5, 4s2, 3d5, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s2, 3d9 change, 4s1, 3d10, 4s2, 3d10। क्या देखा बच्चों? CBSE कह रहा है
3D पढ़ लो, हो गया, बाकी ज्यादा मत पढ़ो। कंपटीशन कहता है नहीं चलेगा 3D से। तो पैलेडियम एक ऐसा है जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 4d8 और ये चेंज हो जाएगा 5s0 4d10। तो क्या वो कॉन्फ़िगरेशन चलेगा? नो सर। जो CBSE वाला है, क्योंकि यहाँ NS में तो 0 है गया ना, तो यहाँ तो 1 था, 1 या 2 होगा, तो ये तो चलेगा ही। समझ आया दोनों में अलग अलग क्यों है? यस सर। कॉम्पिटिशन क्यों नहीं अप्लाई होता? उसका भी तो 4s2 3d8 है। किसका? निकल का। हाँ, करेंगे उस पॉइंट पर बात आगे। और प्लैटिनम, फिर प्लैटिनम की भी देखें, 6s2 4 5d8 ये चेंज होके 6s1 5d9 हो जाएगा। ये भी एक अलग ही डिजाइन था। पूरी पीरियोडिक टेबल में S0 और D10 वाले सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम, और इसने पूरे फॉर्मूला को चेंज कर दिया। तो कंपटीशन का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? ये ध्यान रखने हैं, नहीं तो गलत हो जाए। कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। किस किस का एक्सेप्शन है? एटॉमिक नंबर लिखने में किस किस का एक्सेप्शनल है? सर पैलेडियम और प्लैट मॉलिब्डेनम, क्रोमियम मॉलिब्डेनम का, टंगस्टन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लैटिनम, लैंथेनम, एक्टिनियम, इतने का गड़बड़ है। देख लीजिए, ये एक्सेप्शनल है। इसके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। समझ आया? प्लैटिनम का मैंने लिख दिया है, पैलेडियम का लिख दिया है, लिखिए। फिर कॉपर का लिख दिया है, सिल्वर का 5s2 4d9 चेंज होके 5s1 4d10, गोल्ड 6s2 5d9 चेंज होके 6s1 5d10। क्या हुआ? अरे आवाज आ रही है घर से, माइक बंद करो। देखो बच्चों, किसी बच्चे को कोई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आना ही आना। किसी बच्चे को कोई डाउट है? अदिति, नो सर। दिग्विजय, यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, CBSE में आएगा, आपको यही दिखेंगे 5s1 किसका? का सिल्वर का। हाँ हाँ, ये लिखना है। सिर्फ एक ही है, पैलेडियम के कारण चेंज हो जाने, तो बाकी तो ठीक ही था। बाकी तो चीज। अब देखो, ये टंगस्टन का गड़बड़ है, कभी किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ। मॉलिब्डेनम
5s2 4d4 चेंज होके 5s1 4d5 और इसका 6s2 5d4 ये चेंज ही नहीं होता, लेकिन होना चाहिए उसको। तो ये भी सही है। ये कैसे आगे बताएं। तो सर इसमें क्या लिखेंगे, वो इसका सही कौन सा हुआ? ये भी लिखिए, ये भी लिखिए, यही सही है, ये ठीक नहीं है। बड़ा छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन लेता। आपको क्वेश्चन कि निकेल में क्यों नहीं हुआ और प्लैटिनम में क्यों हुआ, प्लैटिनम सबसे छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन मुश्किल से होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बीच वाले में थोड़ा साइज बड़ा होता है तो इजीली एक्साइटेशन हो जाता है, और उससे बड़े वाले में ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्साइटेशन नहीं हो पाता है। समझ आया? तो मतलब बीच वाला में सबसे ज्यादा एक्साइटेशन है, इसीलिए टंगस्टन में कभी कभी कहता है कि नहीं होगा। तो ये गलत नहीं है, अरे भाई दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक और चीज बताता हूं, दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको, ये कैसे सही है, दोनों कैसे सही हो सकते, अभी समझाते हैं। तो ये दिमाग में मत रखो ये गलत है, ये दोनों ही सही है। कैसे सही है अभी बात करते हैं। तो समझ आया? तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये एक्साइटेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ 8 दोनों एक्साइटेशन नहीं हुआ, एक ही एक्साइटेशन हुआ, यहाँ तो एक ही होना। अब देखते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम करते हैं दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और चीज है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये दोनों में क्या फर्क है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो डी ट्रांजिशन शो करते हैं, और डी ट्रांजिशन शो करने के लिए मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे किसके घर से आवाज आ रहा है यार? सूरज आपके घर से आ रहा है, म्यूट कर दूंगा फिर आप। हाँ मैं कुछ आवाज आ रही है। अच्छा, must have unpaired electron in d subshell, ये कंडीशन है। और डी ब्लॉक एलिमेंट का कंडीशन है लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सबसेल। समझ आया कंडीशन? ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कंडीशन है डी ट्रांजिशन, और उसके लिए कंडीशन है डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, स्कैंडियम एग्जिस्ट करता है स्कैंडियम +3 में, जिंक, कैडमियम और Hg, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं Zn+2, Cd+2, Hg+2। तो इनमें देखिए होता क्या है, इनमें d ऑर्बिटल खाली है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनमें फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, तो अनपेयर्ड नहीं है। क्या समझे? अनपेयर्ड नहीं है। तो हमारा कंडीशन क्या था?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी होना चाहिए। डी ट्रांजिशन होता क्या है, ये डी ऑर्बिटल है, कुछ फोर्स के कारण ये दो टुकड़े में टूट जाता है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में रहता है, थोड़ी सी एनर्जी गेन करके हायर में चला जाता है, फिर हायर एनर्जी से फिर वापस आता है, यहाँ इस तरह चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या समझे? सर हम्म, सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाला समझ नहीं आया। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिसमें डी सबसेल में अनपेयर्ड है, डी में कम से कम एक अनपेयर्ड। समझे? क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल टूट जाता है किसी फोर्स लगाने से। जैसे ये मेरा है, इस पे मैं फोर्स लगाऊं, दो टुकड़ा कर दिया, तो इसी तरह डी सबसेल पे फोर्स लगाने से ये दो टुकड़े में टूट जाता है, ये लोअर एनर्जी और ये हायर एनर्जी। फिर एनर्जी गेन करके ये लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हायर में चला जाता है और हायर से फिर लोअर में। इसी प्रोसेस को कहते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या है, ये प्रोसेस, और इससे क्या होता है, कलर। समझ आया? तो जब हम स्कैंडियम +3 लेंगे तो इसमें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं, तो ये कैसे डी ट्रांजिशन शो कर ही नहीं सकता। फिर हम जिंक कैडमियम Hg लें तो इसमें 10-10 इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड है ही नहीं, तो ये नहीं है। तो ट्रांजिशन शो नहीं कर सकता ये। बाकी सारे शो करेंगे, सिर्फ ये 4 एलिमेंट शो नहीं करेंगे ट्रांजिशन, बाकी सारे शो। समझ आया? क्या समझे? कैसे समझ आ... लेकिन यही सवाल यदि कंपटीशन में आएगा तो स्कैंडियम शो करेगा। बहुत कंफ्यूजिंग, अभी बताते हैं कैसे। ऐसा क्यों? स्कैंडियम +3 में क्यों रहता है? क्योंकि स्कैंडियम +3 में रहने से ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d0। तो क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए स्कैंडियम सीबीएसई कहता है स्कैंडियम +3 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। समझ आया? आगे करो बच्चों। अब देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा जितना हमने पढ़ा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो कितना बॉन्ड बनाता है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो स्कैंडियम, वहाँ दिख नहीं रहा है। अच्छा घुमा देंगे इधर, उधर वाला हो गया है। यस सर। अब दिख रहा है, यस सर। स्कैंडियम है 4s2 3d1। क्या देखा, स्कैंडियम कैसा है, 4s2 3d1। सीबीएसई में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, ये दोनों लूज कर गया, ये लूज कर गया, +3।
सीबीएसई में कितना ऑक्सीडेशन लिखेंगे शो करेगा, लेकिन कंपटीशन में हम लिखेंगे कि ये +2 भी शो करेगा, और यदि ये +2 शो करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया, तो ये डी ट्रांजिशन भी शो करेगा। क्या समझे सर? एक बार और समझाइएगा। सर सीबीएसई ऑक्टेट रूल पे चलता है, तो ऑक्टेट रूल पे चलेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा इसमें से, 3। ये निकाल देंगे और ये निकाल देंगे, 3 निकालना पड़ेगा। तो सीबीएसई ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। समझ आया बच्चों? सर और ऑक्सीडेशन +2 वाला सर? जी स्कैंडियम +2 भी दिखा सकता है, +2 कब दिखाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर। +3 कब दिखाएगा, जब ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर। सीबीएसई कहता है ये +3 ही दिखाएगा, क्यों? क्योंकि इसके करने से ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। क्या समझे? सीबीएसई में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे स्कैंडियम सिर्फ ओनली +3 दिखाएगा, लेकिन कंपटीशन ऑक्टेट रूल पे नहीं चलता। कंपटीशन ऑक्टेट रूल पे नहीं चलता है, तो उसको कोई जरूरी थोड़ी है कि ऑक्टेट ही दिखाओ, ना भी दिखाओ तब भी कोई बात नहीं। तो इसीलिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in 3D series, from left to right in 3D series, the density increases from scandium to copper, but decreases from copper to zinc. Explain. ये है क्वेश्चन। समझ आया बच्चों? अब देखिए मैं लिखता हूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहां से साइज बड़ी है, यहां पर साइज छोटी हुई, यहां से साइज कांस्टेंट है और यहां साइज बड़ी। क्या देखा ट्रेंड? यहां से यहां तक छोटी हुई, यहां से यहां तक कांस्टेंट है और यहां से यहां तक बड़ी। ना मास का देखिए, मास कंटिन्यूअसली यहां से यहां तक इंक्रीज, मास इंक्रीजेस। एग्जैक्ट ही मास देता हूं। आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं एग्जैक्ट मास देता हूं किसका कितना। फोर्टी 45 है स्कैंडियम का, 45 टाइटेनियम, 48 वेनेडियम, 51 क्रोमियम, 52 मैंगनीज, 55 आयरन, 56 कोबाल्ट,
59 निकेल, 59 कॉपर, 107 और जिंक, ओहो कॉपर 107 नहीं 63.5 और जिंक 65.3। क्या देखा बच्चों, मास क्या है, बढ़ रहा, मास जनरली बढ़ रहा। अब फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, रो इक्वल टू एम बाय वी। तो ऊपर का वैल्यू बढ़ रहा है, नीचे की वैल्यू यदि ऊपर 45 है और नीचे बड़ा वैल्यू रख लेते हैं, एक 20 का एवरेज में लेते थे, वॉल्यूम में अंदाजा ले रहा हूं, 20 लिया तो ये आया 2.2, समझ आया। यहां पर 52 और मास नीचे वाला घट गया, मान लो कितना घट गया, 15 ले लिया, तो क्या हुआ 3.5। अब यहां पर हमने 60 लिया, 59.2, चलो 59 ही ले, ये यहां से यहां तक कांस्टेंट है 15, तो क्या होगा 4.0 के आसपास, 3.9, इसमें 63.5 अपॉन 15, तो ये आया 4.1। लेकिन यहां पर 65.3 में यदि ये 18 हो गया तो कितना आएगा, थ्री पॉइंट 6। क्या दिख रहा है फ्रेंड, क्या दिख रहा है फ्रेंड, कि यहां से घट रहा है, ट्रेंड क्या दिख रहा है, यहां से ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद क्या दिखा, इसके बाद क्या दिखा, बोलो, कांस्टेंट था, कांस्टेंट नहीं, घट गया, घट गया उसके आंसर। क्योंकि मास तो बढ़ रहा है, लेकिन नीचे का जैसे जैसे छोटा होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे की पोजीशन बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी। तो इसीलिए स्कैंडियम से कॉपर तक तो बढ़ा, लेकिन कॉपर से जिंक तक घटा। आया समझ दिग्विजय, क्योंकि मास ऊपर वाला मास जो है वो तो बढ़ रहा है और वॉल्यूम नीचे घट रहा है, तो वैल्यू बढ़ा होने लगेगा ना। हाँ सर, बड़ा होगा। ठीक है, खत्म। और किसी को कोई डाउट? नो सर। सर एटोमाइजेशन क्या होता है? एटोमाइजेशन का मतलब है एटम में ब्रेक करना। जैसे देखिए एटोमाइजेशन और एटोमेसिटी,
सल्फर S8, इसको ब्रेक कर दो हीट, तो ये 8S में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे सल्फर 8 सल्फर जुड़ा था और इसको गर्म कर देंगे तो छोटे छोटे, ये छोटे छोटे सल्फर थे, ये जुड़ा था, और इसको तोड़ दोगे तो 8 हो गए, छोटे छोटे अलग अलग। समझ आया? तो इसी तरह क्या रहा है, कोई भी मेटल है, आयरन, इसमें X है, बहुत सारे हैं, X की वैल्यू बहुत सारे, और इसको यदि हीट करेंगे तो ये बहुत सारे छोटे छोटे में टूटे, एटम में टूट जाए। ये जो हीट लगा, ये जो एनर्जी लगा, यही है एटोमाइजेशन। समझ आया? किसी भी सब्सटेंस को, मेटल को, उसके छोटे छोटे एटम में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी, दैट इज एटोमाइजेशन एनर्जी। यहाँ भी एटोमाइजेशन। और एटोमिसिटी क्या होता है, जितने एटम एक मॉलिक्यूल में कंबाइन है, इसके 8 है एटोमिसिटी, O3 इसकी 3 है एटोमिसिटी, P4 इसकी एटोमिसिटी 4 है, यह है एटोमिसिटी। समझ आया? और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। एटोमाइजेशन और एटोमिसिटी। एटोमिसिटी में एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, एटोमाइजेशन उसको एटम में ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। दिव्यांशी, आपको कुछ नहीं पूछना है? दिव्यांशी, आद्या, कुछ नहीं पूछना है? यस सर। कुछ नहीं पूछना है? आता है, आ गया सारे? समझ आया? क्वेश्चन क्या आएगा? कहाँ है? तो कंप्लीट हो गया, ये अगला करें। सर बट ये कैसे बता दे कि एटोमिसिटी कैसे होगा, किसका कितना? वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाँ ये तो हम जनरली पढ़ ही लेते हैं, धीरे धीरे जान जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 में। ऑक्सीजन एक और एग्जिस्ट करता है O3 में। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 में। फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 में। फ्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, F2 में। ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2 में। तो क्या मतलब जिस फॉर्म में एडजस्ट करता है उस वही उसका एटोमिसिटी हाँ, होगी। जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वही है उसकी एटोमिसिटी। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है। और किसी को कुछ पूछना है? लेकिन सोडियम की एटोमिसिटी क्या है ये बता नहीं सकते। पूछ दे, सोडियम की एटोमिसिटी क्या है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, बता नहीं सकते, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल थोड़े होता है। सोडियम की एटोमिसिटी पूछ दे तो बता नहीं सकते, क्योंकि ये इनफाइनाइट मॉलिक्यूल, एटम जुड़ जाते हैं एक साथ। सोडियम का रॉड या लोहे का रॉड इतना बड़ा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हम बना सकते हैं और इतना बड़ा भी लोहे का रॉड बना सकते हैं। अब किसमें कितना एटम है कैसे बता सकते? उसी तरह सोडियम का रॉड ले सकते हैं, तो इसमें एटोमिसिटी नहीं होती, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट जुड़े हुए होते हैं। क्या समझे? तो एटोमिसिटी उसी के बता सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे सोडियम का एक रॉड लेंगे
या एक टुकड़ा लेंगे तो ये इस तरह होगा। इससे बड़ा भी टुकड़ा हो सकता है, ये हो सकता है कि इतना ही छोटा सा टुकड़ा ले, या हो सकता है कि इससे भी बड़ा टुकड़ा ले। क्या समझे? इसकी एटॉमिसिटी नहीं हो सकती। समझ आया? क्या सोडियम की एटॉमिसिटी हो सकती है? अरे यार No, sir. बोलो। होगा। No, sir. No, नहीं हो sir. सकती। ये देखिए, ये किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये एटम? Sir, electrostatic. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इस तरह सोडियम के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं आपस में। कैसे? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और इस सारे पर प्लस चार्ज। अरे तुम लोग सुबह से शाम तक पढ़ते हो यार, थकते नहीं हो क्या? थकते हैं मेरे सर। विचार से तो मैं सोचता हूँ क्लास कम कर दूं, सुबह से शाम तक पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इतना फिर बहुत तो ज्यादा हो रहा है। भी तो होती है सर, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो छुट्टी हो जाती है। नहीं हाँ, होती हाँ। सर। कभी छुट्टी नहीं थकते होती नहीं है है, आप लोग? बहुत सर हम ज्यादा। लोग क्या? थक जाते हैं सर। सर मेरी तो नहीं होती ना। पड़ेगा ही। चलिए ठीक है, अब कोशिश करते हैं। मेन है केमिस्ट्री में आप लोगों को 4 चैप्टर को बार बार करना है। 11th का 4 चैप्टर मेन है। एटॉमिक क्रिकेट भी खेलने को स्ट्रक्चर, नहीं मिल पा रहा है। हाँ वही ना, खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है। सर बगल वाले जाते हैं, बहुत वो लगता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वो खेलते रहेंगे। आप कहाँ आगे निकल जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, फिर वो कोसेंगे काश मैं ना खेलने गया हो। फिर वो आपको देख देख के जलेंगे, जिस तरह आप अभी देख देख के उन्हें जल। थोड़ी दिनों की बात है, कोई बात नहीं। चले आगे बढ़े। तो सोडियम या आयरन की एटॉमिसिटी नहीं हो सकती। एटॉमिसिटी किसकी होगी? जो मॉलिक्यूल्स बना। आगे करें हम। कल वाले में एक और मैंने चीज पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, और हाई चार्ज डेंसिटी, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये कम लेवल वाला है। कौन सा? इसकी उतनी ज्यादा होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन। होता क्या है, जब भी आपको K4 PtCN6 इस बॉक्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ चीज आए, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, उसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स। समझ आया? कॉम्प्लेक्स का सबसे बढ़िया पहचान करने का है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। समझ आया बच्चों? तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी बनाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं एलवाई फॉर्मेशन। एलवाइज फॉर्मेशन। एलवाइज क्या होता है बच्चों? एलवाइज क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 या 2 से ज्यादा मेटल का मिक्सचर। लेकिन
देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एलॉयज होते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर डी ब्लॉक मेटल्स, नॉट कोई भी, डी ब्लॉक मेटल्स which has size difference less than 20%। यदि बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस होगा तो उसका एलॉय नहीं बनेगा। ये कंडीशन है भाई, अभी कभी याद ही समझा ही नहीं इसको। डी ब्लॉक के ही होने चाहिए और साइज डिफरेंस 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन मस्ट है। जैसे सोडियम एंड Hg, इसको अमलगम बोलते हैं, क्या ये एलॉय में होगा? नहीं। क्या समझे? क्या ये एलॉय है? नहीं। जी हाँ। अब कहते हैं ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन क्या होता है? आयरन एंड एल्यूमिनियम। ड्यूरालुमीन क्या होता है भाई? कार्बन भी। सोचो क्या कहोगे इसको? एलॉय कहोगे क्या? केमिस्ट्री में हर जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। बोलो ना यार। यस Yes, सर। ड्यूरालुमीन में, अरे आयरन नहीं होता है, एक मिनट। ड्यूरालुमीन में एल्युमिनियम, मैंगनीज और कॉपर। तो क्या थ्योरेटिकली इसे हम कहें कि ये एलॉय है? डी ब्लॉक का एल्युमिनियम तो है ही नहीं, ये तो पी ब्लॉक का है। समझ आया? ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब देखो डी ब्लॉक वाले में, जैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट लिया, ये डी ब्लॉक का है और उसमें डी ब्लॉक का ही जोड़ा, डी ब्लॉक और उसमें डी ब्लॉक वाला ही जोड़ा। साइज डिफरेंस 20% से ज्यादा ना हो तो जो ये मिक्सचर बनाएगा वो एलॉय कहलाएगा। थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट। एलॉय से क्या होता है? ये है एलॉय। समझ आया? समझ आया बच्चों? बोलो एलॉय के लिए क्या क्या Yes, sir. कंडीशन है? एलॉय बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन है? सर डी ब्लॉक का होना चाहिए और साइज डिफरेंस 20% से कम होना चाहिए। साइज कैसे जानेंगे? हम नहीं जानेंगे, वो तो एक्सपेरिमेंटली अदर कर। सर साइज रेडियस में होगा कि वॉल्यूम में? रेडियस में ही। साइज क्या होता है? रेडियस में होता है। समझ आया? कोई भी जिसमें
एलवाई जिसमें एक Hg हो उसे अमलगम कहा जाए। एक कंपोनेंट Hg हो दूसरा कोई भी हो तो अमलगम। समझ आया? एलवाई से होता क्या है? प्रॉपर्टीज इंप्रूव्ड होता है, प्रॉपर्टीज इंप्रूव्ड होता है। एलवाई में क्या होता है? प्रॉपर्टीज इंप्रूव्ड होता है। कोई डाउट? जैसे हम लेते हैं ब्रॉन्ज, ब्रास, वो प्रॉपर्टीज इंप्रूव होता है। एक और चीज, कुछ एलवाई आपको पूछते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर contains percentage of silver 80%, 39%, 5%, 0%। क्या जवाब देंगे? ये सवाल 7-8 बार आ चुका है। सर ए होगा। ए। और कोई बच्चा? कंपटीशन का क्वेश्चन यूं ही हवा हवाई नहीं होता, सर सी होगा। अंदाजे से उसको बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, जर्मन सिल्वर का कंस्टिट्यूएंट्स मैं देता हूं। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? आंसर अपने आप निकल आएगा। कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर 50%, जिंक 25% और टिन 25%। क्या होगा आंसर बच्चों? 0%। 0%। इसीलिए वो सवाल पूछा था, इसीलिए वो सवाल पूछा था। तो जर्मन सिल्वर क्यों कहते हैं? सल्फर तो है ही नहीं। चलो इसी पर एक और सवाल कर लेते हैं। फूल्स गोल्ड, झूठा सोना, क्या होता है? इसमें सोने का परसेंटेज कितना होता है या क्या कंस्टिट्यूएंट्स? सर होता ही नहीं। आयरन पायराइट्स है ये, इसमें होता ही नहीं गोल्ड। आयरन पायराइट्स। हाँ, जो फूल्स गोल्ड क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट सोने की तरह होता है, बिना टेस्ट किए सुनार भी नहीं बता सकता कि ये सोना है या नहीं। क्या समझे? फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड आयरन पायराइट्स होता है, बिना टेस्ट किए रिएक्शन कराए सुनार भी नहीं बता सकता कि ये सोना है या नहीं। एक और है आर्टिफिशियल गोल्ड। आर्टिफिशियल गोल्ड में कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10%। सोना है ही नहीं और सोने के जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसको देख करके सुनार बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता। क्या समझे? लेकिन तो फूल्स कॉपर गोल्ड को, फूल्स गोल्ड को तो सुनार ही नहीं बता पाए बिना रिएक्शन और बिना टेस्ट। सर कॉपर 90%। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट, अभी दिखेगा। इतनी देर से आप लोग बोल ही नहीं रहे।
अब तो दिख रहा है? यस सर। यस सर। लिखो 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 ये इंफॉर्मेशन यार, क्वेश्चन यही से आता। फूल्स गोल्ड क्या होता है? आयरन पायरेट। जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर? 0%। 24 कैरेट गोल्ड में क्या क्या चीज होता है बता सकते हैं कोई? या 14 कैरेट गोल्ड में? 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड, क्या मिलाते हैं गोल्ड? क्वेश्चन पूछा कॉपर है, मिलाते हैं। क्वेश्चन पूछा है एक बार। परसेंटेज ऑफ गोल्ड, क्वेश्चन पूछा है एक बार। परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का कितना परसेंटेज है? कौन बता सकता है भाई? सर 100%। 100%? तो 24 No, कैरेट sir. गोल्ड में? जैसे 24 कैरेट 100% होते हैं। अरे आप लोगों को तो नहीं, गहने का पता, ये 100% गोल्ड। और 14 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड में 54% गोल्ड, 14 टू क्या क्या देखा बच्चों? सर 22 कैरेट में 91% होते हैं। 91% आया। यस सर। ठीक 91.3। है, यस 91। तो ठीक है 91.3%। And other 9% copper, zinc, aluminum. ये आया। चलो अब एक सवाल उठता है बच्चों, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उस सवाल पर। क्या क्या चीज मैंने दिया है इसको ध्यान से देखिए। ब्रॉन्ज का कंपोजिशन आपको आना चाहिए, ब्रास का कंपोजिशन आना चाहिए, लेफ्ट साइड में लिखा है मैंने। शोल्डर में क्या क्या चीज होती है? लेड और टिन। और इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो होता है वो एक स्पेसिफिक मेटल का बना होता है। हम लोग क्या करते हैं, तार काट गया वो तार जोड़ देते हैं फ्यूज वायर में, वो बेकार, कोई काम नहीं, वो फ्यूज का कोई मतलब ही नहीं है। फ्यूज वायर में हम लोग कौन सा तार जोड़ते हैं? कोई भी तार जोड़ देते हैं, उसका फंक्शन ही खत्म हो गया। फ्यूज वायर स्पेसिफिक मेटल का कंपोजिशन है, एलॉय है वो कॉपर और टिन का। उसकी प्रॉपर्टी है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी है? यहां देखिए, लो मेल्टिंग। कॉपर और टिन, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो यदि ज्यादा वोल्टेज आ गया, ज्यादा करंट आ गया, तो ये पिघल जाएगा और सर्किट टूट जाएगी। लेकिन हम लोग किसी तार में से तार निकालो और उसमें जोड़ दो, फंक्शन ही खत्म कर दिया हमने। कोई भी तार नहीं लगा सकते। गोल्ड का कंपोजिशन खत्म, घन मेटल का कंपोजिशन ये आनी चाहिए। जर्मन सिल्वर, फूल्स गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड। इतने में कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।
सर गन मेटल और जर्मन सिल्वर एक ही होता है कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग है। गन मेटल बंदूक बनाने में और जर्मन सिल्वर लोगों को ठगने में। हमने गिलास बनाया, अरे चांदी के गिलास में पानी पी, तो उसमें कोई चांदी थोड़ी है। जर्मन सिल्वर ले आया, बिल्कुल सिल्वर के जैसा दिख रहा। जर्मन सिल्वर कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सिल्वर के जैसा। लोग कहेंगे अरे वाह, चांदी के बर्तन में पानी पी, खाना खा रहे, ठग रहे हैं हमें। क्या समझे? यस सर। और हो सकता है कोई आप चांदी का कहीं गिलास लेना है, जर्मन सिल्वर आपको पकड़ा ठग लेगा, आपको भी ठग सकता है। समझे? अब आपको एक सवाल मैं देता हूं। मान लीजिए एक मूर्ति खरीदना है हमें, किसी भगवान की मूर्ति है, ये डिजाइन है, मुझे मूर्ति बनाना नहीं आ रहा है, ये सोने की है, गोल्ड की एक मूर्ति हमें खरीदनी है। तो हम कैसे खरीदेंगे बिना काट? जैसे ही चेक करने के लिए काटेंगे, मान लो वो मिक्सचर कर दिया, अंदर में कुछ डाल दिया कॉपर, और उसके ऊपर से गोल्ड का पानी चढ़ा, तो वो तो ठग लगा। मान लो ये 1 किलो का मूर्ति है, 1 kg का मूर्ति है, 1 किलो, तो गोल्ड का दाम तो बहुत हो गया। कितना हुआ? 10 ग्राम का सर 50,000 3-4 लाख। होता है। 10 ग्राम का अगर 50,000, तो 100 ग्राम का 5 लाख, तो 1 kg का 5 करोड़ 50 50 लाख। 50 लाख की मूर्ति खरीदोगे और उसमें चांसेस है कुछ मिला नहीं देगा क्या वो मूर्ति वाला? मिला देगा यस सर। सर। 10-20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम मिला दे, आपको क्या पता चले? तो आप कैसे खरीदेंगे ये मूर्ति? और जैसे मूर्ति को काट के चेक करोगे, मूर्ति खराब। और 5-10 ग्राम मिलाएगा तो पता चलेगा। 100 ग्राम मिला दिया मान लो 1 kg में, तो पता चलेगा ये मिला नो रहा सर। है। नहीं सर। तो इस तरह तो ठगा देंगे। मान लो 100 ग्राम ही मिला दिया तो 5 लाख का चूना लगा दिया, फिर कैसे खरीदे? बिना मूर्ति को काटे चेक करना है कि वो 100% प्योर है, गोल्ड है। कैसे करोगे बच्चों? सर डेंसिटी चेक करेंगे। तो डेंसिटी कैसे चेक करो? सर वॉल्यूम और मास कैलकुलेट करके। कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं जिसमें मेजरमेंट लिखा हो वॉल्यूम का। सपोज करो यहां तक पानी है, और जब ये मूर्ति हम इसके अंदर डाल देंगे, तो ये पानी का लेवल इंक्रीज होके इतना होगा। कितना लेवल इंक्रीज हुआ? इतना हुआ। अब हमारा फॉर्मूला है, गोल्ड की डेंसिटी होती है 13.6 kg मीटर क्यूब पर 1000 cc, या 1 मीटर की, नहीं 1000 cc। मतलब 1 लीटर, 1 लीटर गोल्ड को पिघला लो और 1 लीटर के बर्तन में डाल दोगे तो 13.6 kg इसका वेट है। तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 13.6 पर सेंटीग्राम पर सेंटीमीटर। गोल्ड की डेंसिटी कितनी है? और पानी की डेंसिटी कितनी है बच्चों? सर 1 ग्राम सेंटीमीटर। तो कितना पानी इसने डिस्प्लेस किया उससे कंपेयर करके एग्जैक्ट निकालेंगे। 1 भी ग्राम यदि वो मिलाएगा उसमें मिक्सर, तो पकड़ लेंगे। कैसे निकालेंगे?
कितना पानी इसने डिस्प्लेस किया, उस पानी को इस गोल्ड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही एग्जैक्ट वेट आना चाहिए उस मूर्ति का। यदि उसमें कुछ मिक्सचर करेगा तो मास चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। समझ आया? Yes, तो sir. वही फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सर अगर सेम डेंसिटी का कोई मेटल डाल दिया तो है ही नहीं तो उस डेंसिटी का सस्ता मेटल कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा या उससे कम का है तो पता तो चल ही जाएगा। सेम डेंसिटी का कोई मेटल नहीं। सर एलॉय हो सकता है। एलॉय चेंज हो जाएगा और अदर सर हो बीच सकता में है। डाल करने के लिए तो साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, बट जनरली इतना नहीं करते, उनको इतना नहीं आता है साइंस या अदर। तो इस तरह या तो हम हॉलमार्क जो खरीदते हैं वो भी एक निशानी है कि ये प्योर है, लेकिन हम इससे चेक कर सकते हैं उसमें मेनली वो क्या मिक्सचर करता है। गोल्ड में जनरली मिक्सचर होता है कॉपर का या एल्युमिनियम का या सिल्वर का। उसकी बॉन्डिंग भी तो बननी चाहिए और भी तो चीजें हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो एलॉय बनेगा ही नहीं, साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। एलॉय बनने के लिए क्या कंडीशन दिया है? ठीक है, मिटाऊं? यस सर। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ये एलॉय फॉर्मेशन था, हमने 3 तरह का लिया। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये तीनों अलग अलग चीजें, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। अब अगला है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? हम देखते हैं मेटल जब आपस में जुड़ते हैं तो ये इस तरह अरेंज रहते हैं। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है इसके बीच में गैप रहता है। गेप है सर। अब ये जो वाइड्स है, यहाँ जो ये खाली जगह है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो यदि डी ब्लॉक वाले में हम छोटे की मिक्सिंग करें, छोटा किसका होता है साइज? टी ब्लॉक का। छोटा किसका होता है? पी ब्लॉक। ई ब्लॉक तो का। डी ब्लॉक में यदि टी ब्लॉक का मिक्सिंग करते हैं तो क्या होगा, वो उसके इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके फिल हो जाए। अब ये रेड कलर का बना देता हूं, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स जो साइज में छोटा होता है, तो ये पी ब्लॉक वाला यहां भर जाएगा इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या देखा आपने? क्या देखा? ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ आया? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टील। ये आयरन, स्टील किस चीज से बनता है? आयरन प्लस कार्बन, स्टील।
स्टील कैसे बनता है? आयरन और कार्बन से। आयरन किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। डी का। और कार्बन किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक। डी ब्लॉक। और स्टील इंटरस्टिशियल। फर्क है या नहीं फर्क है? हाँ। यस सर। इससे क्या होता है, इसकी भी क्वालिटी इंप्रूव है। आयरन में रस्टिंग होता है, रस्टिंग अदर वीकनेस या अदर इंफीरियर क्वालिटी। आयरन रस्ट हो जाता है, लेकिन क्या स्टील रस्ट होगा? नहीं सर। क्यों? ऐसा क्यों कि नहीं होगा? क्योंकि आयरन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इससे बॉन्डेड हो जाते हैं, तो इसकी आयरन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डेड हो जाएंगे, तो उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी खत्म। मान लो मैं फ्री हूं तो कोई फोन आया, सर जी चलिएगा घूमने में, चल 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 चलते हैं घूमने चलेंगे, लेकिन मेरी क्लास है, मैं फ्री नहीं हूँ, अपने टाइम को बाउंडेड कर दिया हूँ, तो क्या कहूंगा कि चलो घूमने? बोला नहीं टाइम नहीं है। अभी उसने बोला क्रिकेट खेलने के लिए भी नहीं जा पा रहा, क्यों? बाउंडेड हो गया, फ्री नहीं है। तो कुछ फ्री टाइम करूं आप लोगों का, ताकि आप इधर उधर का काम कर सके, खेल डूब सके। बहुत ज्यादा क्लास हो रही है। अनुज, उसका तो माइक ही नहीं है। नेहा, क्या कुछ फ्री टाइम करूं? पूरा टाइम बॉन्डेड हो गया है। हाँ सर, अगर आप एक यस सर। सर चलो देखते हैं, कुछ फ्री टाइम करते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स रिएक्शन नहीं करता है। स्टील जो है वो केमिकली इनर्ट हो गया, केमिकली इनर्ट हो गया, रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। समझ आया? तो इसकी भी क्वालिटी इंप्रूव हुई। स्टील मालूम है कितने तरह का है? कम से कम 50 टाइप्स के स्टील होते हैं। आपको तो एक दो ही पता है, स्टेनलेस स्टील। स्टील बहुत सारे टाइप्स हैं, बट सारे में एक चीज है, आयरन और कार्बन होता ही होता है, अमाउंट कम ज्यादा। जैसे देखिए वेनेडियम स्टील, क्रोमियम स्टील, निकेल स्टील, मैग्नीज स्टील, स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन स्टील, एटसेट्रा। जो पानी का टोटी होता है उसका जो देखिएगा पाइप होता है वो एक अलग कलर का होता है, वो स्टील नहीं होता। स्टील में भी अलग चमकता है वो। क्या? जो पानी का टोटी होता है, क्योंकि उसमें तो हमेशा ही पानी आता है, वो तो और रस्ट हो जाना चाहिए, वो क्रोमियम स्टील होता है। समझ आया? जो पुल बनाते हैं तो पुल बताते हैं, या स्केल, हम लोगों का जो स्केल होता है, ये मेरा कंघी है, मान लो स्केल है, तो स्केल को आप टेढ़ा कर देते हैं बहुत, फिर भी सीधा होगा। लोहे को ऐसा टेढ़ा करेंगे तो सीधा ही ना होगा। स्केल को, लोहे वाली स्टील वाले स्केल को बहुत टेढ़ा कर देंगे फिर भी सीधा होगा।
पुल इसी डिजाइन से बनाते हैं। आज के जमाने में जो पुल बनाते हैं, तो जब गाड़ी जाता है पुल पे तो नीचे भी हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, गाड़ी जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, ये डिजाइन ऐसा होता है। थोड़ा सा इतना टेढ़ा नहीं होता है, थोड़ा सा, और फिर गाड़ी चली जाती है तो फिर वापस। ये स्टील ही उसमें दिया हुआ होता है बेस में, जिसके कारण, और बीच बीच से पुल में देखेंगे इसलिए कंप्लीटली जुड़ा नहीं होता, बीच बीच से इतने गैप रखा जाता है। ये एक पार्ट है, फिर ये एक पार्ट है, फिर ये एक पार्ट होता है ना ऐसा पुल में, कभी देखा या नहीं देखा भाई? यस सर। ऐसा इसलिए कि यदि बहुत टेढ़ा हो तो बीच से क्रैक नहीं कर जाएगा, इसीलिए ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये सारे ऊपर और नीचे फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये स्टील के बीम पर होते। स्टील के एक कैरेक्टर है, वो इलास्टिक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। क्या कैरेक्टर है? इलास्टिक है। टेढ़ा करेंगे, टेढ़ा हो गया, मुड़ जाएगा, प्रेशर डालेंगे, फिर रीगेन हो जाएगा। समझ आया? भूकंप भी आएगा तो इस पुल को कुछ भी नहीं हो। क्या समझे? भूकंप आने से भी ये गिरेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर नीचे हो रहा है, इलास्टिक है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो, ये तरह चीज पढ़ाया अभी। दिग्विजय, नहीं है डाउट सर। कोई डाउट नहीं है? और किस